Dear students, today we are going to read lesson number 1 from extensive study class 11 General English and Astrologer's Day. एक ज्योतिषी का दिन रिटन बाय आर के नारायण। तो आर के नारायण बहुत ही मशहूर राइटर हुए हैं, बहुत सी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, बहुत से उनको अवार्ड्स मिले हैं, उनकी स्टोरीज़ के ऊपर सीरियल्स बने हैं, फिल्म्स बनी हैं। सो मोस्ट फेमस है मालगुडी डेज़, एक जो सीरियल है उसमें बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उनके द्वारा लिखी हुई स्टोरीज़ पे बेस्ड था। और ये भी जो स्टोरी है इसके ऊपर भी वो सीरियल में स्टोरी शो की गई थी, दिखाई गई थी इसमें भी। और एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। सो ज्योतिषी का दिन कैसे अच्छा गुजरता है, क्या ऐसा होता है उसकी लाइफ में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बिना इंट्रोडक्शन के ही इसको हम रीड करने जा रहे हैं ताकि सस्पेंस एंड तक बना रहे। सो लेट्स सी व्हाट द स्टोरी इज़। वो कह रहे हैं पंक्चुअली एट मिड डे, और पंक्चुअली सही समय पे, एट मिड डे मिड दोपहर के समय। ही ओपनड हिज बैग, उसने अपना बैग ओपन किया, खोला। एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और अपना जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट था, व्यवसायिक जो सामान था सारा उसका, वो उसने फैला दिया। विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कॉरी शेल्स, तो जिसमें लगभग 1 दर्जन कॉरी शेल्स थे, जैसे सीपियाँ होती हैं, शंख होते हैं। अ स्क्योर पीस ऑफ क्लोथ, और एक चौरस कपड़े का टुकड़ा। विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और ऑब्सक्योर अनक्लियर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और मिस्टिक मीन्स स्ट्रेंज, मैजिकल लुकिंग, अजीब से जादुई दिखने वाले चार्ट्स उस पर बने हुए थे। तो जैसे कुंडली बनी होती है, कुंडली ड्रॉ की हुई थी उस पर। ए नोटबुक, और एक नोटबुक थी उसके पास। एंड अ बंडल ऑफ पालमायरा राइटिंग, और पालमायरा तो एक तरह के लीव्स होते हैं, अफ्रीकन एंड एशियन पाम यील्डिंग जैकरीज, एक तरह के ये प्लांट है, उसके जो लीव्स होते हैं तो उसके ऊपर लिखा भी जाता है, जैसे तो पुराने इस तरह के लीव्स थे। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट, और उसका जो फोरहेड था, माथा था, वो बड़ा रिस्प्लेंडेंट था, ब्राइटली शाइन कर रहा था, चमक रहा था। विद सैक्रेड ऐश, और पवित्र ऐश से, राख से, एंड वर्मिलियन, सिंदूर से। सो माथे पे उसने राख लगाई हुई थी, सिंदूर लगाया हुआ था, टीका लगाया था सिंदूर का। एंड हिज आई स्पार्कल्ड विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखें स्पार्कल कर रही थी, चमक रही थी, एक शार्प, एक तीखा, तेज, एबनॉर्मल, असमान्य सा ग्लीम, चमक थी। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ ए कॉन्टीन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, और ये जो ग्लीम था, जो चमक थी आंखों की, ये असल में आउटकम थी, रिजल्ट थी, नतीजा था, जो कॉन्टीन्यूअल सर्चिंग, लगातार ढूंढते रहना, और लुक फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स को जैसे वो ढूंढता रहता था अपनी आंखों से, बड़ा बारीकी से लोगों में, कि कौन मेरा कस्टमर बन सकता है, कौन मेरे पास आ सकता है। तो ये उसी का नतीजा था कि उसकी आंखों में इस तरह की चमक आ गई थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, लेकिन जो उसके सिंपल क्लाइंट्स थे, भोले भाले सीधे साधे जो उसके ग्राहक थे, वो उसको प्रोफेटिक लाइट समझते थे। सो प्रोफेटिक, कोई पीर पैगंबर की जो ऐसे रोशनी होती है, तो वो समझते थे कि ये तो बड़ा पहुंचा हुआ कोई व्यक्ति है, पीर पैगंबर की तरह है, कि इसकी आंखों में इस तरह की चमक है। बल्कि चमक इसलिए नहीं थी कि वो कोई महान आदमी था, चमक इसलिए थी कि उसकी प्रैक्टिस ही इतनी हो चुकी थी, अपने कस्टमर को सारा दिन ढूंढता रहता था, आंखों में चमक उसकी वजह से थी। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और जो लोग थे, लेकिन उसके जो क्लाइंट थे, वो कंफर्टेड फील करते थे उसकी ओर देख के, बड़ा उनको आराम मिलता था, उन्हें लगता था ये काफ़ी कोई पहुंचा हुआ आदमी है। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड, और जो उनकी उसकी आईज़ की जो पावर थी, शक्ति थी आँखों की, वो कंसिडरेबली एनहेंस्ड, काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। बाय देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन की वजह से, कि आँखें किस तरह, किस जगह पे नज़र आती थी। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स, क्योंकि जो आँखें थी वो एक तरफ पेंटेड फोरहेड, सो माथा जो रंगा हुआ था उसने सिंदूर के साथ और राख के साथ, एंड द डार्क विस्कर्स, और आंखों की दूसरी तरफ विस्कर्स मतलब मूछें, डार्क मूछें थी, काली काली उसकी मोटी सी मूछें थी। तो आंखों के ऊपर ऐसा माथा था, नीचे ऐसी मूछें थी, तो बीच में आंखें थी। तो इसलिए विच स्ट्रीम डाउन इज चीक्स, और जो उसकी मूछें थी वो उसकी चीक्स, उसकी गालों के ऊपर लटक रही थी। तो इस वजह से जो उसकी आंखें हैं वो और इम्प्रेसिव लगती थी, काफ़ी
ग्लीम लगता था, उसमें चमक लगती थी। इवन ए हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग। यहाँ तक कि कोई हाफ विट, कोई स्टूपिड, कोई बेवकूफ़ किस्म का भी, कम बुद्धि वाला आदमी भी यदि होगा, वुड स्पार्कल, वो भी स्पार्कल करेगा, वो भी चमकेगा इन सच ए सेटिंग, ऐसी सेटिंग में। तो जिस तरह की उसने मेकअप टाइप किया हुआ था, जिस तरह का अपना चेहरा बनाया हुआ था, तो वो कहता कि इस तरह की सेटिंग में तो कोई बेवकूफ़ भी होगा तो वो भी लगेगा कि काफ़ी इसकी आंखें चमक रही हैं, काफ़ी समझदार है। टू क्राउन द इफ़ेक्ट, और इस इफ़ेक्ट को, इस प्रभाव को क्राउन करने के लिए, जैसे उसके ऊपर और ताज सजाने के लिए, मतलब प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, ही वूंड ए सेफ्रन कलर्ड टर्बन, तो वो केसरी रंग का पगड़ी भी अपने बांधता था अराउंड हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये जो कलर स्कीम थी वो कभी भी फेल नहीं होती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डेलिया स्टॉक्स। और कॉस्मोस और डेलिया, सो ये इनके फूलों के स्टाक्स के ऊपर, उनकी डालियों के ऊपर जैसे मधुमक्खियाँ फूलों की ओर आकर्षित होती हैं, तो उस तरह जो लोग थे उसकी ओर आकर्षित होते थे उसका हुलिया देख के। ही सैट अंडर द बोज ऑफ ए स्प्रेडिंग टेमरन ट्री, और वो जो स्प्रेडिंग फैला हुआ टेमरन ट्री था, इमली का पेड़ था, उसके बोझ टहनियों के नीचे वो बैठता था। विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, और ये जो ट्री था वो फ्लैंक करता था, मतलब एक साइड पे था ये पाथ के, रास्ते के, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो रास्ता टाउन हॉल पार्क की ओर जाता था तो वहाँ पे था। इट वॉज़ ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, तो एक रिमार्केबल प्लेस था, बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त जगह थी, स्थान था, इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से। ए सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, एक सर्जिंग क्राउड, एक बढ़ती हुई भीड़, हमेशा ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, वहाँ पे आती जाती रहती थी। दिस नैरो रोड, इस पतली सड़क पे, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक, ए वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, और एक वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, तरह तरह के जो पेशे हैं और जो काम हैं वो रिप्रेजेंट होते थे यहाँ पे, मतलब अलग अलग पेशों के काम करने वाले लोग ऑल लॉन्ग इट्स वेज, पूरी सड़क के ऊपर अपना वो काम करते थे। मेडिसिन सेलर्स, दवाइयाँ बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, और जो स्टोलन है, चोरी किया हुआ माल सामान जो है, और जंक का लो कबाड़ भी हो गया, और ये सारी चीज़ें बेचने वाले मैजिशियंस, जादूगर, एंड अबव ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ ए चीप क्लोथ, और इन सबसे ऊपर एक ऑक्शनियर, जो बोली लगाने वाला, आवाज़ दे के बेचने वाला, चीप क्लोथ, सस्ता कपड़ा बेचने वाला। तो ये सारी तरह के लोग, तरह तरह के लोग वहाँ पे सामान अपना बेचते थे। हु क्रिएटेड इनफ डिन ऑल डे, और वो काफ़ी डिन, शोर वहाँ पे पैदा करके रखते थे सारा दिन, टू अट्रैक्ट द होल टाउन। तो इतना शोर शराबा होता था वहाँ पे, लोगों की आवाज़ें इतनी आती थी, लोग सामान बेचते थे अपनी आवाज़ें दे दे के, कि जैसे पूरा शहर जो है वो अट्रैक्ट होता था इस जगह पे। नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफरसनस केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, तो सबसे ज़्यादा जो वॉसिफरस मीन्स लाउड, ऊंची आवाज़ वाला, तो वो कह रहा कि तो सबसे ज़्यादा जो वॉसिफरस था, सबसे ज़्यादा तो ये जो चीप क्लोथ बेचने वाला जो आदमी था वो था, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। और उसके बाद वो कहता नेक्स्ट टू हिम, दूसरे नंबर पे, केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, तो एक जो वेंडर था फ्राइड ग्राउंडनट, तली हुई मूंगफली के दाने बेचने वाला आदमी था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम, जो कि अपने सामान को, अपनी मूंगफली को एक फैंसी सा, अट्रैक्टिव सा नाम देता था ईच डे, हर रोज़, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे। तो एक दिन उसको बॉम्बे आइसक्रीम कह के बेचता था, कि अपनी मूंगफली का नाम रख देता था बॉम्बे आइसक्रीम। एंड ऑन द नेक्स्ट, अगले दिन, दिल्ली आमंड, एंड ऑन द थर्ड, राजाज डेलीकेसी। तो इस तरह वो जो था मूंगफली बेचने वाला, तरह तरह के नाम रख के वो मूंगफली बेचता था, वो भी बड़ा शोर करता था। दूसरे नंबर पे शोर वही करता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ऐसे ही आगे आगे कुछ ना कुछ वो नाम रखता जाता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग वहाँ पे झुंड बना के उसके पास इकट्ठे हो जाते थे, लोग बड़ा अट्रैक्ट होते थे। लोग बता रहे हैं इस तरह 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 के तरीके लोग अपनाते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। A considerable portion of this crowd allied before the astrologer too,
और एक कंसिडरेबल पोर्शन, काफ़ी बड़ा पोर्शन इस क्राउड का, भीड़ का, एस्ट्रोलॉजर के सामने भी अलाई करता था, इकट्ठा होता था। एस्ट्रोलॉजर्स के जो था, ज्योतिषी जो था, तो उसके पास काफ़ी लोग आते थे। तो मेन जो लेसन, जो मेन करेक्टर ये एस्ट्रोलॉजर है, स्टार्ट ही हमने एस्ट्रोलॉजर से किया था। तो वहाँ पे जिस बाज़ार में वो रहता था, वहाँ पे उसने बताया बहुत भीड़ होती थी, और भीड़ में काफ़ी लोग जो थे वो एस्ट्रोलॉजर के पास आते थे। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर था, ये ज्योतिषी था, वो अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करता था, अपना बिजनेस चलाता था बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, उस एक फ्लेयर की एक लो रोशनी के अंदर, विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप, जो कि क्रैकल करती थी, मतलब आवाज़ आती थी जैसे आग जलने की, एंड स्मोक्ड अप, धुआं निकलता था, अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय। सो पास ही वही जो ग्राउंड नट हीप था, मूंगफली का ढेर था, तो मूंगफली के ढेर के ऊपर ही वो थोड़ा जैसे आग जला के रखते होते हैं उसको गर्म रखने के लिए, तो उसी आग की जो रोशनी थी, उसी रोशनी के अंदर वो अपना काम करता था। हाफ द एनहेंसमेंट ऑफ द प्लेस, और इस जगह की जो आधी एनहेंसमेंट थी, एनहेंसमेंट मतलब बढ़ा चढ़ा के शो होना इस जगह का, वाज ड्यू टू द फैक्ट, वो इस वजह से था दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, कि यहाँ पे म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी, जो स्ट्रीट लाइट होती है म्यूनिसिपल लाइट, वो वहाँ पे नहीं लगी थी। उसकी वजह से इसका जो प्रभाव था इस जगह का वो बढ़ रहा था। तो कैसे बढ़ रहा था, मतलब वहाँ पे एक्चुअल प्रॉपर लाइट नहीं थी, लाइट हल्की थी, रोशनी कम थी। तो रोशनी कम होने की वजह से वो और इम्प्रेसिव सा लगता था, क्लियरली नज़र नहीं आता था जैसे। द प्लेस वाज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, और ये जो स्थान था वो शॉप लाइट से लिट अप था, जो दुकानों की लाइट्स थी वही रोशनी वहाँ पे थी, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं थी। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो जो लोग थे वहाँ पे उनकी गैस लाइट्स उन्होंने लगाई हुई थी। हिसिंग जो आवाज़ सी करती है, तो गैस से चलती है, ऐसी लाइट थी, लालटेन जैसी होती है गैस से चलने वाली। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स, और कईयों के पास नेक्ड फ्लेयर्स थी, मतलब बिना लाल कवर वाली लालटेन जैसे होती है, तो बिना चिमनी वाली लालटेन जैसे होती है, सीधी मतलब चलो आग जलती है जैसे, तो कईयों के पास इस तरह की लाइट थी। स्टक ऑन पोल्स, उन्होंने पोल्स के ऊपर लकड़ी के जैसे बांस होते हैं, स्टिक्स के ऊपर उन्होंने ऐसे आग जलाई होती थी। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स, और कई जो ओल्ड साइकिल लैंप्स होती हैं, लालटेन होती हैं उस तरह की, तो उससे कईयों ने रोशनी की हुई थी। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, और एक दो लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे थे, ज्योतिषी जैसे थे, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, वो अपनी लाइट के बिना ही काम चलाते थे खुद की, उनके पास कोई लाइट नहीं थी। तो कई दुकानों वाले, जो रेडियो वाले या और जो बेचने वाले थे, उन्होंने तो कोई ना कोई अपनी लालटेन वगैरह किसी ना किसी तरह की कोई लगाई होती थी, तो उससे रोशनी होती थी, कोई म्यूनिसिपल लाइट तो थी नहीं। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो जिनकी अपनी लाइट नहीं थी, दूसरों की लाइट पे काम चलाते थे, आसपास वाली लाइट के ऊपर। इट वॉज ए बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, और बिविल्डरिंग हैरान कर देने वाला क्रिस क्रॉस, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लाइट की रेज, रोशनी की किरणें, कोई इधर से आ रही कोई उधर से आ रही है, ऐसे पड़ती थी। एंड मूविंग शेडोज़, और चलती फिरती परछाइयाँ वहाँ नज़र आती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये जो चीज़ थी एस्ट्रोलॉजर को बड़ा सूट करती थी, उसके लिए बड़ी अनुकूल थी, फ़ायदेमंद थी। फॉर द सिंपल रीज़न, इसका सिंपल कारण ये था दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, कि उसने बिल्कुल भी काम थोड़ा सा भी उसने इंटेंड नहीं किया था, इच्छा नहीं की थी कि वो एस्ट्रोलॉजर बने, ज्योतिषी बने। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी तो उसकी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं थी एस्ट्रोलॉजर बनने की। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वट वॉज गोइंग टू हैपन, और उसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। टू हिमसेल्फ, उसको उसके खुद के साथ क्या होना ये नहीं पता था नेक्स्ट मिनट, तो औरों का तो वो क्या बताए। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, और वो स्टार्स के प्रति, तारों के प्रति, ग्रहों के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति उतना ही स्ट्रेंजर था, उतना ही अजनबी था, एज वर इज़ इनोसेंट कस्टमर्स, जितने कि उसके भोले भाले ग्राहक थे। तो जैसे उसके भोले भाले ग्राहकों को कुछ नहीं पता था ये तारे, ये ग्रह, ये सब क्या है, एस्ट्रोलॉजी की सारी ये खेल क्या है, जैसे उसके भोले वाले कस्टमर्स को नहीं पता था, तो वो खुद भी अनजान था, उसको भी कोई एस्ट्रोलॉजी का, कोई तारों का, ग्रहों का कोई ज्ञान नहीं था। येट ही सेड थिंग्स, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसी चीज़ें कहता था विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड, जो कि प्लीज़ करती थी, खुश करती थी, और एस्टोनिश करती थी,
हैरान करती थी एवरीवन, सभी को। दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, और ये ज़्यादा एक स्टडी का मामला था, पढ़ने का मामला था, प्रैक्टिस का मामला था। एंड श्रूड गैस वर्क, और चालाकी भरा गैस वर्क था, चालाकी भरा अंदाज़ा लगाने का तरीका था उसका। तो उसने लोगों का चेहरा पढ़ना आता था, उसने अपनी काफ़ी प्रैक्टिस की थी लोगों के साथ बात करने की। और श्रूड गैस वर्क था, चालाकी से वो अंदाज़ा लगा लेता था दूसरे अपने ग्राहकों की क्या समस्या है। ऑल द सेम, लेकिन सब के बावजूद इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर, ये भी उसी एक जैसे ईमानदार व्यक्ति मेहनत करता है उसी तरह था एज एनी अदर, जैसे कोई और किसी काम वाला व्यक्ति मेहनत करता है तो ये भी पूरी मेहनत से काम करता था। एंड ही डिज़र्व द वेजेस ही कैरिड होम, और जो भी वेजेस, जो भी तनख्वाह, जो भी पैसे सैलरी उसको मिलते थे घर ले जाता था एट द एंड ऑफ डे, दिन के अंत में वो डिज़र्व करता था, वो उसका पूरा हक बनता था उन पैसों के ऊपर। तो वो कह रहा कि वो पैसे कैसे कमाता था एस्ट्रोलॉजर बन के, कोई इसको एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान तो कोई नहीं था, नॉलेज तो कोई नहीं थी तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में। सिर्फ वो चालाकी से ही काम करता था, वो लोगों को ध्यान से पढ़ता था और चालाकी से जवाब देता था, इस तरीके से वो करता था। लेकिन वो कहते कि हम ये नहीं कह सकते कि वो जो पैसे कमाता था वो गलत है, क्योंकि मेहनत तो उसको भी करनी पड़ती थी जैसे और लोगों को करनी पड़ती है। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, वो अपना गांव छोड़ के आया था विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, बिना किसी थॉट और प्लान के, कोई विचार या कोई प्लान, कोई स्कीम कुछ बना के नहीं आया था वो। इफ़ ही हैड कॉन्टीन्यूड देयर, यदि वो वहाँ पे काम करता रहता अपने गांव में, ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, तो उसने अपने पूर्वजों का काम, अपने पिता दादा का काम आगे बढ़ाना था। नेमली टिलिंग द लैंड, और वो काम कौन सा था? टिलिंग द लैंड, ज़मीन को टिल करना, ज़मीन पे खेती करना। लिविंग, जीना, मैरिज करना, शादी करना। एंड राइपनिंग इन इज कॉर्न फील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, और ऐसे ही राइपन हो जाना, ऐसे ही बूढ़ा हो जाना अपने कॉर्न फील्ड में, अपने मक्की के खेतों में, और अपने एंसेस्ट्रल होम में, पूर्वजों के घर में। तो यही ज़िंदगी होनी थी जैसे आम वो कहता नॉर्मल होती है, कि वहीं पे उसने बढ़ना था, वहीं पे उसने शादी करनी थी, और ऐसे ही उसने बूढ़े हो जाना था, यही काम खेती बाड़ी का उसने करना था यदि गांव ना छोड़ता तो। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम, उसको घर छोड़ना पड़ा विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वो रेस्ट नहीं कर सका टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स। तो जब तक कि वो लगभग कपल ऑफ 100 माइल, 200 मील पीछे नहीं छोड़ आया अपने गाँव को, तो उससे पहले वो रुका नहीं। टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील, और एक गाँव वाले व्यक्ति के लिए, ग्रामीण के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। एज इफ़ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, जैसे कि उसके गांव में और शहर के बीच में कोई ओशन बहता हो, महासागर बहता हो, मतलब उसके लिए तो बहुत 200 मील जो है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है एक गांव वाले व्यक्ति के लिए, अपने घर से काफ़ी दूर आ गया वो शहर में। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड स्ट्रगल्स, और उसको एक वर्किंग एनालिसिस, एक काम चलाने वाला विश्लेषण था उसके पास मैनकाइंड स्ट्रगल्स का। एक आम आदमी के, इंसान की जो ट्रबल्स होती हैं, मुसीबतें होती हैं, वो जानता था। मैरिज, मनी एंड टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, तो क्या क्या मुसीबतें होती हैं नॉर्मल इंसान को? मैरिज की कोई प्रॉब्लम होती है शादी को लेके, मनी पैसों को लेके, एंड टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और जो ह्यूमन टाइज है, इंसानी रिश्ते हैं, उनकी टेंगल, उनकी उलझन, उधेड़बुन, तो रिश्तों में कोई परेशानी आ जाती है, इस तरह की बातें होती हैं। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, और जो लॉन्ग प्रैक्टिस वो कर चुका था बड़ी देर तक, उससे उसकी जो परसेप्शन है, उसकी जो विज़न है, उसका समझने का जो तरीका है वो शार्पन हो चुका था, काफ़ी तेज़ हो चुका था वो। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड वट वॉज रॉन्ग, वो समझ आता था कि क्या गड़बड़ है। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, और वो 3 पैसे लेता था एक क्वेश्चन के। तो पुराने टाइम की स्टोरी लिखी हुई है, आजकल तो पाइज पैसे वगैरह नहीं होते, आजकल रुपए होते हैं, तो उस समय पैसे होते थे, पाइज होती थी। तो एक क्वेश्चन के 3 पैसे लेता था। नेवर ओपन इज माउथ, और अपना मुंह कभी नहीं खोलता था। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक दूसरा आदमी 10 मिनट बोल ना ले तब तक वो अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, और जो दूसरे की वो बातें सुन लेता था, 10 मिनट अपने ग्राहक को बोलने देता था जो उसके पास आता था, तो व्यक्ति
तो उसके बाद जब 10 मिनट उसकी बात सुन लेता था तो उसके पास काफ़ी मटेरियल हो जाता था कि डज़न आंसर्स एंड एडवाइसेस की लगभग 1 दर्जन वो उसको उत्तर भी दे सकता है और सलाह भी दे सकता है। मतलब जो ग्राहक थे, कस्टमर्स थे, वो खुद ही सारा कुछ उसको बता देते थे, तो उसको ख़ास कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, और जब वो उस आदमी को जो सामने बैठा होता था ये कहता था, बताता था, गेजिंग एट हिज पाम, उसकी हथेली को, उसके हाथ को गेज करते हुए, घूरते हुए, देखते हुए ध्यान से, वो कहता था, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स। बहुत तरीक़ों से देखा जाए तो तुम्हें फुलेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा, पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा अपनी एफर्ट्स का, अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तुम्हें। 9 out of 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम, और 10 में से 9 जो लोग थे, 90% जो लोग थे, वो डिस्पोज्ड, इंक्लाइंड थे, उनका झुकाव इसी तरफ था कि वो एग्री कर ही जाते थे उसके साथ, वो उसकी बात से सहमत हो ही जाते थे। तो किसी को भी कहो भी हाँ भी तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, तो वो कहता कि 10 में से 9 आदमी तो कहेंगे हाँ बात ठीक है, मुझे अब मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, फल कम मिलता है। और ही क्वेश्चन, या फिर वो सवाल करता था, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी औरत है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, चाहे कोई दूर की रिश्तेदार हो, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो कि वेल डिस्पोज नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है तुम्हारे साथ, जिसकी अच्छी तरह से बनती नहीं है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, या फिर वो उसके करेक्टर को एनालाइज करके बता देता था, उसका चरित्र चित्रण कर देता था, विश्लेषण कर देता था उसके करेक्टर के बारे में, व्यक्ति के बारे में। वो कहता था, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारी ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो तुम्हारी नेचर की वजह से हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़, नहीं तो इस समय जो सैटर्न, जो शनि के साथ तुम बैठे हो, शनि तुम्हारे ग्रह में, तुम्हारी कुंडली में जहाँ पे बैठा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो कहता, यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर, तुम्हारी इम्पेचुअस नेचर है, इम्पेचुअस मतलब बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कुछ कह देना, इस तरह की तुम्हारी नेचर है। एंड ए रफ एक्सटीरियर, और रफ एक्सटीरियर है मतलब बाहर से तुम बड़े रफ लगते हो, सख्त लगते हो, खुश्क लगते हो, मतलब बाहर से तुम कठोर लगते हो। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, और ये जब जो वो ये बात कहता था कि तुम बाहर से तो थोड़े कठोर लगते हो, ठीक है, तुम्हारी जो नेचर है, तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, बस वैसे ही तुम बोल देते हो, तो जब ऐसी वो बात करता था तो वो एंडियर हो जाता था, उसको काफ़ी अच्छा लगता था, उनके दिलों को इमीडिएटली, तुरंत, उसके ग्राहकों को। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक, क्योंकि हम में से जो माइल्डेस्ट भी हैं, बड़े जो कोमल सिंपलेस्ट भी जो लोग हैं, वो भी ये सोच के खुश होते हैं दैट ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, चाहे हम में से कोमल लोग भी हों, लेकिन उसको भी कहा जाए कि तुम्हारा फॉरबिडिंग एक्सटीरियर है, मतलब बाहर से तुम कठोर हो, फॉरबिडिंग मतलब जिससे थोड़ा लोग दूर होते हैं, तो मतलब कठोरता है तुम्हारे में कि अंदर से तो बड़े नरम हो, ऊपर से बड़े कठोर हो। वो कहता है ऐसा सुनना अच्छा ही लगता है लोगों को, तो जब वो ये ऐसी बात कहता था तो लोग खुश हो जाते थे कि हाँ भाई हमारी नेचर ऐसी ही है, अंदर से तुम बड़े अच्छे हैं, ऊपर से हो सकता है हम थोड़ा सा वैसे ही कठोर हों। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, और जो नट वेंडर था, अब वो बात कर रहे हैं, अभी पिछले पैराग्राफ्स में हमने सारा डिटेल्ड उसका कैरेक्टर स्केच देखा। बेसिकली देखने में वो कैसा लगता था एस्ट्रोलॉजर, हमें पता चल गया कि कैसे वो बड़ा इंप्रेसिव तरीके से ड्रेसअप होता था। उसके बाद हमने देखा कि बेसिक उसका तरीका क्या था बिज़नेस करने का, उसको कोई नॉलेज तो कोई नहीं थी एस्ट्रोलॉजी की सिर्फ, लेकिन वो चालाक था, चालाकी से लोगों की बात वो पकड़ लेता था, तो उनको पहले बोलने देता था कि वो 10-12 मिनट पहले बोलें, वो खुद ही सारी बातें खुद ही बता देते थे, तो उसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और वो कुछ पक्की बातें उसने बनाई हुई थी जो अपने कह ही देता था, जो सभी को अच्छी लगती हैं, ठीक है, सभी को ऐसा कह ही देता। पहला वो कहता था कि तुम्हें अपने मेहनत का फल नहीं मिल रहा, सारे लोग बड़े खुश होते हैं, हाँ भी मेहनत का हम बड़े मेहनती हैं। और फिर वो ऐसी बात कहता था कि तुम्हारा कोई ना कोई औरत है, चाहे परिवार में या किसी दूर रिश्ते में, जिसके साथ तुम्हारी बनती नहीं है, तो ये भी नॉर्मल बात है, हर व्यक्ति की हो सकता है किसी ना किसी औरत के साथ ना बनती हो, चाहे वो कोई दूर का रिश्तेदार हो। और फिर वो कह देता था कि तुम्हारा नेचर ऐसी है कि तुम दिल में कुछ नहीं हो लेकिन मुंह पे कह देते हो, ठीक है, ऊपर से कठोर हो, तो ऐसी बातें लोगों को सुननी अच्छी लगती हैं। वो कहता अपनी नेचर की वजह से ही शनि तुम्हारे ग्रह में बैठा हुआ है, तुम्हारे कुंडली में बैठा हुआ है, तो इस तरह की बातें उसने पक्की बनाई हुई थी।
और लोगों को इसी तरह की वो बातें कह के अपना बिजनेस चलाता था। सो कि द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, और जो नट वेंडर था, मूंगफली बेचने वाला, उसने अपना फ्लेयर, अपनी जो उसकी आग थी, लाइट थी, उसको बुझा दिया एंड रोज टू गो होम, वो खड़ा हुआ घर जाने के लिए। दिस वाज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर, और ये एस्ट्रोलॉजर को सिग्नल था, इशारा था टू बंडल अप टू, कि वो भी अपना सामान बांध ले, क्योंकि उसकी लाइट में ही ये काम करता था एस्ट्रोलॉजर। जब नट वेंडर, मूंगफली बेचने वाला, जब चला जाता था तो अब वो लाइट बंद कर देता था, तो उसको इशारा मिल जाता था कि मेरे जाने का भी समय हो गया। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि वो फिर डार्कनेस में रह जाता था, अंधेरे में रह जाता था, एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शैफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, बस एक हल्का सा शैफ्ट ऑफ रे ऑफ ग्रीन लाइट, हरे रंग की एक रोशनी की किरण रह जाती थी, विच स्टेड इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं से भटकती हुई आती थी, एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम, उसके सामने जो ज़मीन है वहाँ पे वो टच करती थी, वो एक लाइट की किरण वहाँ पे पड़ती थी कहीं से। ही पिक्ड अप हिज कॉरी शेल्स, सो उसने अपने कॉरी शेल्स उठाए, अपनी सीपियाँ वगैरह उसने उठाई, एंड पैराफर्नेलिया, और पैराफर्नेलिया मतलब साजो सामान, जो भी सामान छोटा मोटा जो भी था, वो सारा उसने उठाया, एंड वाज पुटिंग दम बैक, और वो वापस डाल रहा था इनटू हिज बैग, अपने बैग के अंदर, व्हेन द ग्रीन शैफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, जब वो ग्रीन शैफ्ट ऑफ लाइट, जो किरण पड़ रही थी, रोशनी पड़ रही थी हरे रंग की, वो ब्लॉटेड आउट, जैसे वो ढकी गई, लाइट ढक हो गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा ए मैन, एक आदमी देखा, स्टैंडिंग बिफोर हिम, उसके सामने वो खड़ा था। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट, तो उसने सेंस किया, महसूस किया कि ये संभव है मेरा क्लाइंट हो, मेरा ग्राहक बने। एंड सेड, वो बोला, यू लुक सो केयर वॉन, वो कहता तुम बड़े केयर वॉन लगते हो, बड़े चिंतित लग रहे हो। इट विल डू यू गुड, तुम्हें, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, टू सिट डाउन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर बैठो, एंड चैट विद मी, मेरे से बात करो। द अदर मैन ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, तो दूसरे आदमी ने ग्रम्बल, जैसे वो बड़बड़ाया, कोई जवाब दिया, वेगली, अनक्लियरली, सुना नहीं उसने क्या बोला। हालांकि द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड इज इन्विटेशन, एस्ट्रोलॉजर ने अपने इन्विटेशन को, निमंत्रण को और प्रेस किया, थोड़ा और उसको कहा दोबारा। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट इज पाम, और जब फिर उसने दोबारा कहा कि बैठो, तो दूसरे आदमी ने थ्रस्ट इज पाम अंडर इज नोज, अपनी हथेली उसके नाक के बिल्कुल नीचे जाके रख दी, अपना हाथ आगे कर दिया, सेइंग, ये कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो, अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, और एस्ट्रोलॉजर को ऐसा महसूस हुआ, ज्योतिषी को, कि उसको चैलेंज किया गया है, जैसे उसको चुनौती मिली है। एंड सेड, उसने कहा, टिल्टिंग द अदर पाम टुवार्ड्स द ग्रीन शैफ्ट ऑफ लाइट, तो उसका जो पाम था, दूसरे आदमी का जो हाथ था, उसको टिल्ट करते हुए, थोड़ा टेढ़ा करते हुए, ग्रीन शैफ्ट ऑफ लाइट, जो हरी लाइट की किरण पड़ रही थी, उसकी ओर को उसने किया। योर्स इज़ ए नेचर, और उसने कहना शुरू किया कि अच्छा तुम्हारी जो नेचर है, ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, दूसरे ने उसको रोक दिया, उसने कहा बंद करो इस बात को। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ वर्थ वाइल बताओ, कोई अच्छी चीज़, कोई जो है, जो कोई काम की जो चीज़ है वो बताओ। तो उसने, जैसे उसकी आदत थी, तुम्हारी ऐसी नेचर है वैसी नेचर है, उसने तो उसी तरीके से कहना शुरू किया। लेकिन ये जो आदमी था वो थोड़ा गुस्से वाला सा लग रहा था, तो उसने कहा कि बंद करो ये बात, मुझे ये नहीं सुनना, कोई काम की बात बताओ मुझे। अब फ्रेंड फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, और जो हमारा दोस्त था, हमारा दोस्त इनके एस्ट्रोलॉजर, फेल्ट पीक्ड, पीक्ड मीन्स एनॉयड, उसको थोड़ा इरिटेटेड, उसको थोड़ा गुस्सा सा आया, थोड़ा खींच गया वो इस बात पे। उसने कहा, आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं सिर्फ 3 पैसे लेता हूँ हर सवाल के, एंड वट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे, जो तुम पैसे दोगे उसके हिसाब से अच्छा ही होगा। एट दिस, ये कहने पे, द अदर विड्रू हिज आर्म, दूसरे ने अपनी आर्म पीछे कर ली, टुक आउट एन आना, और उसने एक आना निकाला, एक आना मतलब कह सकते हैं कि अबाउट 6 पैसे के बराबर होता है, 6 पैसे के बराबर। तो उसने एक आना निकाला, मतलब 3 पैसे वो लेता था, उससे डबल पैसे निकाले, एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसके आगे उसको फेंक दिया, सेइंग, ये कहते हुए, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, उसने कहा मेरे कुछ सवाल हैं जो मैंने पूछने हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैंने ये साबित कर दिया कि तुम ब्लफ कर रहे हो, तुम मूर्ख बना रहे हो, धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी, तो तुमने ये जो आना मैं तुम्हें दे रहा हूँ 6 पैसे, ये वापस करने हैं विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। वो कहता है, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम्हें मेरे आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगे, संतोषजनक लगे,
विल यू गिव मी 5 रुपीज़, क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे फिर? उसने कहा नो नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनाज, उसने कहा अच्छा क्या तुम फिर मुझे 8 आनाज दोगे, मतलब 50 पैसे के करीब, क्या तुम मुझे इतने पैसे दोगे? ऑल राइट, उसने कहा ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, लेकिन शर्त ये है कि तुम मुझे ट्वाइस दोगे, दुगने दोगे, ठीक है, जितने पैसे तुम मुझसे मांग रहे हो उससे दुगने दोगे यदि तुम रॉन्ग हुए तो, तुम गलत हुए तो। सेट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर बोला, अजनबी बोला। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड, सो ये जो पैक्ट था, ये जो शर्त थी, अनुबंध था, इसको स्वीकार कर लिया गया। आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, थोड़ा सा और आर्ग्यूमेंट हुआ, थोड़ी और बहस के बाद ये बात मान ली गई कि वो उसने कहा कि 8 आनाज देगा, और लेकिन यदि उसकी बात गलत होगी तो डबल पैसे उसको देगा। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन, और एस्ट्रोलॉजर ने जैसे ऊपर भगवान को हेवन में, स्वर्ग में प्रार्थना की। एज द अदर लिट ए चेरूट, और जो दूसरे ने जब चेरूट, एक तरह की सिगरेट स्मोक की, उसने अपनी सिगरेट जलाई। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, और जब मैच लाइट, जब उसने माचिस जलाई तो एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को एक ग्लिम्प्स, उसकी एक झलक उसके चेहरे की नज़र आई मैच लाइट में, माचिस की रोशनी में। देयर वाज ए पॉज, एक सेकंड जैसे रुक गया। एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, और जो कार्स वहाँ से गुजर रही थी वो हूट कर रही थी, हॉर्न बजा रही थी। झटका ड्राइवर्स वोर एट देयर हॉर्सेस, और झटका ड्राइवर्स, टांगा ड्राइवर्स, तो पुराने समय में टांगे वगैरह चलते थे, घोड़े चलाते थे, गाड़ियाँ, तो जो घोड़ा गाड़ी टांगे के ड्राइवर्स थे वो वोर एट देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को जैसे गालियाँ निकाल रहे थे, अपने घोड़ों को ऐसे गालियाँ देते हुए मार रहे थे। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड, और जो बैबल था, शोर था क्राउड का, भीड़ का, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, वो एजिटेट कर रहा था, एक्साइट कर रहा था और बढ़ा रहा था सेमी डार्कनेस, जो आधा अंधेरा था पार्क का, उसको। द अदर सैट डाउन, दूसरा आदमी बैठ गया। सकिंग हिज चरूट, अपना चरूट सक कर रहा था, सिगरेट वगैरह अपनी पी रहा था। पफिंग आउट, धुआं छोड़ रहा था। सैट देयर रुथलेसली, और रुथलेसली जैसे क्रूअली, निर्दयता से, रूखेपन से वो वहाँ पे बैठा था। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, एस्ट्रोलॉजर को बड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगा, बड़ा उसको तकलीफ सी महसूस हुई, थोड़ा उसको अच्छा सा नहीं लगा उसको। हियर टेक योर आना बैक, उसने कहा ये लो अपना आना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस, तो मैं ऐसे जो चैलेंज हैं, ऐसे जो चुनौतियां हैं, मुझको आदत नहीं है उनकी। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, तो आज का मैं पहले ही लेट हो गया हूँ। तो पहले तो उसने बात कर ली, लेकिन बाद में जब थोड़ा उसका चेहरा देखा तो उसके बाद थोड़ा उसका चेंज हो गया, और उसने कहा कि मुझे नहीं ये चैलेंज मंजूर, मैं लेट हो चुका हूँ, तो अपने पैसे वापस ले लो। ही मेड प्रेपरेशंस टू बंडल अप, सो उसने तैयारी करनी शुरू की, बंडल अप करने की, सामान इकट्ठा करने की। द अदर हेल्ड इज रिस्ट, दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली। एंड सेड, कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इसमें से नहीं निकल सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, तुमने मुझे खुद ही इसमें घसीटा है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तो तुमने खुद ही आवाज़ दे के मुझे बुलाया। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, जो एस्ट्रोलॉजर था वो शिवर करने लगा, कांपने लगा उसकी ग्रिप में, उसकी पकड़ में, जब उसने उसको पकड़ सा लिया, उसकी कलाई को पकड़ लिया। एंड इज़ वॉइस शुक, और उसकी आवाज़ कांपने लगी। एंड बिकेम फेंट, और हल्की पड़ गई। उसने कहा, लीव मी टुडे, मुझे आज छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं कल तुम्हारे साथ बात करूँगा। द अदर थ्रस्ट इज पाम इन हिज फेस, दूसरे ने अपना जो पाम था, हथेली थी, वो उसके चेहरे में बिल्कुल जैसे चेहरे के पास ही बिल्कुल ले गया जोर से, एकदम से। एंड सेड, और उसने कहा, चैलेंज इज़ चैलेंज, उसने कहा चैलेंज चैलेंज है, चुनौती चुनौती है, गो ऑन, आगे बढ़ो, तो चैलेंज तुम कर चुके हो, चुनौती हो चुकी है, हमारी शर्त लग चुकी है, अब आगे बढ़ो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, तो एस्ट्रोलॉजर ने बात आगे बढ़ाई, अपना जो थ्रोट उसका ड्राई अप हो रहा था, गला सूख रहा था, तो उसने कहना शुरू किया, देयर इज़ ए विमेन, एक औरत है। तो वही जो उसकी बातें जैसे वो करता था कि एक औरत है, वो जो तुम्हें पसंद नहीं करती, और इस तरह की बातें वो करता होता था अक्सर, कि रिश्तेदारी में कोई ऐसी परेशानी है, तो वही उसने शुरू की। स्टॉप सेट द अदर, उसने कहा रुक जाओ, आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे ये बताओ कि जो मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं उसमें सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। आंसर दिस एंड गो, ये उत्तर दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टिल यू डिस्कॉर्ज ऑल योर कॉइन्स,
जब तक कि तुम अपने कॉइन जो सिक्के तुम्हें दिए हैं तुम्हारे पास हैं डिसगॉज नहीं करते, वोमिट नहीं करते, जैसे उल्टी करके वो कहता निकाल नहीं देते जो भी तुम्हारे पास सिक्के हैं, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो उसने शर्त यही लगाई थी, या तो मुझे मेरी सही जवाब मिलना चाहिए, यदि नहीं मिलेगा तो जितने पैसे दिए हैं उससे दुगने तुम मुझे वापस दोगे। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकेंटेशंस, और एस्ट्रोलॉजर ने इनकेंटेशंस मंत्रोच्चारण सो मंत्र से पढ़े उसने अपने मुंह में। एंड रिप्लाइड, फिर जवाब दिया, ऑल राइट। उसने कहा अच्छा ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी ए रुपी, क्या तुम मुझे लेकिन 1 रुपया दोगे पूरा। तो उससे भी पहले 8 आने गया था तो उससे डबल 1 रुपया था उस टाइम के हिसाब से। तो उसने कहा कि उससे भी डबल पैसे दोगे। व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग, कि जो मैं कहता हूँ यदि वो कन्विंसिंग हुआ, तुम्हें संतुष्ट कर देने वाला हुआ, तुम्हें ठीक लगा, तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे, मतलब पहले से डबल पैसे दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वट यू लाइक, तो चाहो जो मर्जी कर लो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, और काफ़ी हैगलिंग करने के बाद, आपस में मोल तोल करने के बाद, उसने कहा इतने पैसे, उसने कहा इतने पैसे। हैगल मतलब वही मोल तोल करना, पैसे कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए कहना। द अदर एग्रीड, और इस मोल तोल के बाद वो दूसरा आदमी मान गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेथ, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ। टेल मी मोर, उसने कहा हाँ मुझे और बताओ। ए नाइफ हैज़ पास्ड थ्रू यू वंस, एक चाकू तुम में से गुजर चुका है, मतलब तुम्हें चाकू लग चुका है, किसी ने चाकू मारा है तुम्हें एक बार। सेट द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने कहा। गुड फेलो, उसने कहा अच्छा, उसने कहा हाँ अच्छा इंसान। ही बियर्ड इज चेस्ट टू शो द स्कार, और उसने अपनी चेस्ट को बियर किया, अपनी छाती को से कपड़ा हटाया, अपना स्कार दिखाने के लिए, अपना ज़ख़म दिखाने के लिए। व्हाट एल्स, उसने कहा और बताओ और क्या। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू ए वेल नियर बाय, और फिर तुम्हें कुएं में धक्का दे दिया गया था जो पास ही था, इन द फील्ड, खेत में। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और वहाँ पे तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड, मैं अब तक मर चुका होता। इफ़ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, यदि वहाँ से कोई जो पासर बाय था, राहगीर था, गुजर रहा था कोई आदमी, यदि उसको मौका ना मिला होता पीप करने का, झांकने का वेल के अंदर, कुएं के, तो यदि वो कहता कि वहाँ से गुजरने वाला आदमी कुएं में ना झांकता तो आज मैं ज़िंदा ना होता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे ने कहा। ओवरवेल्म्ड बाय एंथुजियाज्म, और ओवरवेल्म्ड हो गया, बड़ा एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, एंथुजियाज्म से, चाव के साथ। तो इतनी बड़ी बातें उसने उसको बताई कि वो तुम मरने वाले थे, किसी ने तुम्हें चाकू मारा, तुम्हें कुएं में फेंक दिया गया। तो ये सुन के, ये सब कुछ सच था, उसके साथ हुआ था, ये सुन के बड़ा वो एक्साइटेड हो गया। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, और कब मैं उसको कब पकड़ पाऊँगा, तो कब उससे बदला ले पाऊँगा। ये आस्ट, उसने पूछा। क्लेंचिंग इज फिस्ट, अपने मुक्के को क्लेंच, जोर से मुक्के को मारते हुए, अपने हाथ में मुक्का करते हुए, हाथ को फोल्ड करते हुए, तो वो पूछने लगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में, दूसरी दुनिया में, वो कहता तुम बदला ले पाओगे। ही डाइड 4 months एगो, वो 4 महीने पहले आदमी मर गया, इन ए फार ऑफ टाउन, किसी दूर शहर में। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम्हें वो नज़र नहीं आएगा, अब तुम्हें नहीं मिलेगा। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, सो दूसरा जो आदमी था वो ग्रोन किया, जैसे दर्द पड़ी, कराहट की आवाज़ आई ये सुन के। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर आगे बोलने लगा। गुरु नायक, उसने कहा गुरु नायक, यू नो माई नेम, तुम्हें मेरा नाम पता है। द अदर सेड टेकन अबैक, सो दूसरे को टेकन अबैक, शॉक लगा, झटका लगा। तो इतनी बातें उसने बता दी, इतनी बड़ी बातें, तो पहले ही बड़ा एक्साइटेड था, तो फिर तो उसने उसका नाम भी ले दिया। तो वो कहता गुरु नायक, तो कहता अच्छा तुम्हें मेरा नाम भी पता है। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, उसने कहा, उसने एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसे कि मैं सब कुछ बाकी सब चीज़ें भी जानता हूँ। गुरु नायक, लिसन केयरफुली, उसने कहा गुरु नायक ध्यान से सुनो, टू व्हाट आई हैव टू से, कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा जो गांव है 2 दिन का सफ़र करना पड़ता है वहाँ जाने के लिए। नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस शहर के उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में तुम्हारा गांव है, और वहाँ पहुँचने में तुम्हें 2 दिन लगेंगे। टेक दिस मैजिक पाउडर, ये जादुई पाउडर लो, जादुई भस्म लो, राख लो, एंड बी गॉन, और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन अ ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ,
मुझे एक बार फिर तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। इफ़ यू गो एनीवेयर अवे फ्रॉम होम, यदि तुम घर से कहीं भी दूर गए तो तुम्हारी जान को खतरा है। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सेक्रेड ऐश, और उसने पवित्र राख का एक चुटकी ली, एंड हेल्ड इट टू हिम, उसको पकड़ाई। रब इट ऑन योर फोरहेड, अपने माथे पे इसको रगड़ो, एंड गो होम, घर चले जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, दोबारा कभी भी साउथ वाली दिशा में, इस दिशा में, दक्षिण दिशा में कभी भी दोबारा ना आना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और फिर तुम 100 साल तक जियोगे यदि तुम ये बात मानोगे तो। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। तो कहता वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं दोबारा क्यों घर छोड़ के जाऊँगा। तो दूसरे आदमी ने रिफ्लेक्टिवली, थॉटफुली, सोचते हुए, विचार करते हुए कहा, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम। और कहता मैं सिर्फ जो इधर उधर जा रहा था सिर्फ उसको देखने के लिए, उस आदमी को ढूंढने के लिए जाता था। एंड टू चोक आउट इज़ लाइफ, और उसकी जान निकालने के लिए, इफ़ आई मेट हिम, यदि मैं उसको मिलता तो मैंने उसको, उसकी जान निकालनी थी। तो यही मेरा मकसद था, इसीलिए मैं इधर उधर घूम रहा था। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, और उसने रिग्रेटफुली, खेद प्रकट करते हुए, अपने सिर को हिलाया। ही हैज़ escaped माई हैंड्स, वो मेरे हाथों से बच गया। आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व्ड, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम वो उसी तरह मरा हो जैसा वो डिज़र्व करता था, जैसे कि जो उसकी हालत होनी चाहिए थी, तो उसी हिसाब से वो मरा हो। येस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ। ही वॉज क्रश्ड अंडर ए लॉरी, वो एक लॉरी के नीचे, एक ट्रक के नीचे आके दब के वो मर गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और जो दूसरा आदमी था वो ग्रेटिफाइड, संतुष्ट, खुश नज़र आया ये सुन के। तो उसको अच्छा लगा कि जो मेरा दुश्मन है, उस आदमी ने सोचा कि वो, उसको काफ़ी बुरी मौत मिली, उसको ट्रक के नीचे आके मर गया, तो वो उससे खुश हो गया कि अच्छा हुआ। द प्लेस वॉज डिज़र्टेड, और ये जो स्थान था वो डिज़र्टेड हो गया, सुनसान हो गया। बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, तो जब तक एस्ट्रोलॉजर ने अपना सामान सारा उठाया, एंड पुट दैम इनटू हिज बैग, अपने बैग में डाला, तो तब तक वो सारा वीरान सुनसान हो चुकी थी जगह। द ग्रीन शेफ्ट वॉज आल्सो गॉन, और जो ग्रीन शेफ्ट, जो हरे रंग की रोशनी की किरण पड़ रही थी, वो भी चली गई थी, वो भी वहाँ से कहीं से इधर उधर से आ रही थी, तो वो भी बंद होगी लाइट। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस, और जो स्थान था वो अंधेरे में चला गया। एंड साइलेंस, और चुप्पी में बिल्कुल शांति हो गई, अंधेरा हो गया। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट, और रात के अंधेरे में जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो भी चला गया था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, और एस्ट्रोलॉजर को एक हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, मुट्ठी भर सिक्के दे के, तो वो भी वहाँ से चला गया था। इट वॉज नियरली मिड नाइट, और लगभग मिड नाइट हो गई थी, आधी रात हो गई थी, रात के 12 के करीब बज गए थे। वैन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा तो हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही थी एट द डोर, दरवाजे के ऊपर। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, उसने उससे सफाई मांगी कि कहाँ रह गई, इतनी देर से क्यों आए हो। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, उसने जो कॉइन्स थे वो फ्लंग किए, वो थ्रो किए, फेंके उसकी ओर सिक्के। एंड सेड, और कहा काउंट दैम, इनको गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने ये सारे मुझे दिए हैं। 12.5 आनाज, शी सेड काउंटिंग, और काउंट करके वो बोली 12.5 आनाज हैं। शी वॉज ओवर जॉयड, वो बड़ी खुश हुई। आई कैन बाय सम जैगरी, अब मैं कुछ जैगरी, गुड़ एंड कोकोनट टमोरो, और नारियल खरीद पाऊँगी, गुड़ और नारियल कल। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, बच्चा मिठाई मांग रहा है, पर सो मैनी डेज नाउ, कई दिनों से मांग रहा था मिठाई। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, और मैं उसके लिए, उसने कहा बेटी के लिए, बच्ची के लिए अब कुछ अच्छी अच्छी सी चीज़ बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, तो उसने कहा स्वाइन, सुअर ने मुझे चीट किया, धोखा दिया है, उसको गाली निकालता हुआ बोला वो। ही प्रोमिस्ड मी ए रुपी, उसने तो 1 रुपया देने का वादा किया था। सो 1 रुपये में 16 आना होते हैं, उसने 12.5 आने दिए, तो जितने कहे थे उससे थोड़े कम पैसे दिए। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर बोला। शी लुकड अप एट हिम, और वो उसकी ओर देखने लगी। उसने कहा यू लुक वरीड, तुम थोड़े चिंतित लगते हो। व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या रॉन्ग है, क्या परेशानी है, क्या बात है। उसने कहा नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद, खाना खाने के बाद, सिटिंग ऑन द कॉट के ऊपर, चारपाई के ऊपर, बेड के ऊपर बैठे हुए, ही टोल्ड हर, उसने उसको कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे,
कि मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा भार हट गया है आज। आई थॉट, मैंने सोचा था कि आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स, कि मेरे हाथ किसी के खून, किसी आदमी के खून से रंगे हुए हैं। ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से मैं यही सोच रहा था। दैट वाज द रीज़न, और यही कारण था वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, कि मैं घर से दौड़ के आया, घर छोड़ के आया। सेटल्ड हेयर, यहाँ आके सेटल हो गया, यहाँ आके बस गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी कर ली। ही इज़ अलाइव, और वो आदमी अलाइव है। वो कहता है, तुम्हें पता है कि मैं यही सोचता था कि मैंने किसी आदमी को मारा है, उसके खून से मेरे हाथ रंगे हैं, इसीलिए मैं घर छोड़ के भागा था, यहाँ आके बस गया था, तुमसे मैरिज की थी। लेकिन ही इज़ अलाइव, वो आदमी जो है वो जीवित है। शी गैस्प, उसने गैस जैसे सांस लिया, ऐसे सांस सा लेते हुए वो बोली, यू ट्राई टू किल, तुमने मारने की कोशिश की थी। उसने कहा यस, इन आवर विलेज। ने कहा हाँ, हमारे गांव में। व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, जब मैं एक बेवकूफ़ सा युवा था, नौजवान था। वी ड्रैंक, हमने शराब पी, गैम्बल्ड, जुआ खेला, एंड क्वारल्ड बैडली, और बुरी तरह से झगड़ा किया। वन डे, एक दिन। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब क्यों सोचें इसके बारे में। टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय है। इस सेड, उसने कहा, यॉर्निंग, आवासी लेते हुए। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द कॉट, और बस लेट गया वो, स्ट्रेच करके, अंगड़ाई लेते हुए कॉट के ऊपर, चारपाई के ऊपर वो लेट गया। तो लास्ट पैराग्राफ्स में हमें सच्चाई पता चलती है। एग्जैक्टली इसको स्टिंग इन द टेल कहते हैं। स्टिंग इन द टेल की एंड में कुछ अचानक पता चलता है कहानी के। तो यही कहानी के एंड में हमें पता चला कि वो जो इतनी एक्यूरेटली कैसे वो उसके जवाब दे पाया। तो वैसे तो हमने पहले पढ़ा था कि एस्ट्रोलॉजी का उसको कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी उसको ऐसी कोई, लेकिन फिर भी बड़ी हैरानी हुई होगी हमें वो पढ़ते हुए कि उसने सारा कुछ, उसका नाम भी बता दिया अनजान आदमी का, और उसकी सारी डिटेल बता दी कि उसको मारने की कोशिश की गई, वो बच गया। तो एंड में जाके पता लगा कि उसको ये सब क्यों पता था, क्योंकि खुद वो उसके साथ रह चुका था, खुद उसने उसको मारने की कोशिश की थी। उनका झगड़ा हो गया था काफ़ी साल पहले जब वो गांव में था। तो उस आदमी को वो अच्छी तरह से जानता था, जो एस्ट्रोलॉजर था, और उसी ने उसको झगड़ा करने के बाद मारने की कोशिश की थी, और उसको वो कुएं में फेंक दिया था, और वो किसी तरह से बच गया। खैर, और वो इतने सालों तक यही सोचता रहा एस्ट्रोलॉजर कि मैंने उस आदमी को मार दिया है। तो जब उसको पता चला, उसने उसको जीवित देखा, उसकी रोशनी में जब उसने माचिस जलाई थी तो उसने उसका चेहरा देख लिया था तब। तो तभी वो समझ गया था ये वही आदमी है। तो इस हिसाब से कैसे जो था उस एस्ट्रोलॉजर डे, यही कहानी का नाम है कि उसका बड़ा अच्छा दिन बीता एस्ट्रोलॉजर का। तो ना सिर्फ उसको अच्छी कमाई हुई, काफ़ी पैसे भी मिले उसको, और साथ में उसके मन पे जो बोझ था कि मैंने किसी आदमी का कत्ल किया है, किसी आदमी का खून किया है, तो वो बोझ भी दिमाग से हट गया। क्योंकि जिस आदमी के बारे में सोच रहा था कि मैंने उसको मारा है, तो वो एंड में जीवित निकला, ज़िंदा निकला वो। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। आर के नारायण ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो लिखते हैं। सो आई एम श्योर you would have enjoyed the story as well. We will do the question answers in the next video. So till then, goodbye and thanks for watching.